नमस्कार। कक्षा 11 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में पढ़ा था और आज मैं आपको इस क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अध्ययन क्षेत्र। जीव विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन क्षेत्रों में हम जीव विज्ञान को पढ़ते हैं और किन क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हमें जीव विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। हमारे दैनिक जीवन में आने वाले कुछ ऐसे जो हम कह सकते हैं कि भोजन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, रोग हो गया, तो इन सभी में जीव विज्ञान की क्या महत्वता है, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं, उसके बारे में आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतने सारे बच्चे देखते हैं लेकिन कोई भी एक लाइक एक कमेंट्स कोई नहीं करता है। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 है अध्ययन क्षेत्र में भोजन तथा जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है, तो इसमें मानव जीवन के लिए भोजन का अत्यधिक महत्व है। मानव जीवन के लिए भोजन का अत्यधिक महत्व है, सभी जानते हैं इस बात को, कोई नई बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो मानव जीवन के लिए भोजन का अत्यधिक महत्व है। जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात का ज्ञान होता है कि भोज्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल आदि किन जीवों से मिलती हैं तथा इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ तक समझ लीजिए कि जीव विज्ञान में हम इस बात का अध्ययन करते हैं, इस बात का ज्ञान करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं कि भोज्य पदार्थ जो हैं जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल, इन सभी का किन जीवों ये सभी जो हैं ये किन जीवों से मिलती हैं तथा इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं। जीव विज्ञान की जो भोजन तथा जीव विज्ञान शाखा है या फिर अध्ययन क्षेत्र है, इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा पूरा समझ में तभी आएगा। अब देखिए अगला पॉइंट। उदाहरण के लिए दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है जिसका अध्ययन जीव विज्ञान की पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत करते हैं। हमने अभी ऊपर से पढ़ा कि फर्स्ट लाइन से हमने पढ़ा कि जीव विज्ञान के अध्ययन से इस बात का हमें पता लग जाता है कि जो भोज्य यानी कि खाने वाले जो पदार्थ है, जो भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, शहद, तेल, चर्बी, अन्न, दाल, ये सभी किन जीवों से मिलते हैं और हम इनका प्रोडक्शन जो उत्पादन है उसको किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, उदाहरण के लिए यदि हम समझे कि दूध एक संतुलित पूर्ण आहार है, यदि उसका हमें अध्ययन करना है तो हम जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से पशुओं के नस्ल को ठीक करके अच्छे पशु उत्पन्न किए जा सकते हैं और अधिक मात्रा में पौष्टिक दूध तथा मांस उत्पादन किया जा सकता है। किसके माध्यम से? पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान की शाखा के माध्यम से। तो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान जो शाखा है इसमें पशु के नस्ल को ठीक कैसे करें, यानी कि उनके नस्लों में बदलाव कैसे करें, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, संकरण के माध्यम से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसके बाद में हम कहते हैं कि हाइब्रिड नस्ल है, तो उस प्रकार से उसमें बदलाव करके, या फिर पशु के दूध में उसकी जो दूध की क्वालिटी है उसमें पौष्टिक तत्व की मात्रा कितनी है उसको बढ़ा करके, फिर पशु से प्राप्त होने वाले मांस के उत्पादन को बढ़ा करके, तो कुछ इस प्रकार से पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान शाखाओं के अंतर्गत हम ये सभी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये था भोजन तथा जीव विज्ञान अध्ययन क्षेत्र नंबर 1। दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान। देखिए यहाँ पर देखिए, दूसरा है स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अध्ययन से घातक एवं सामान्य रोगों को फैलाने वाले परजीवियों के विषय में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं कि ये प्राणी कहाँ रहते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं तथा इन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। हम जीव विज्ञान के माध्यम से जो फसलों को, स्वास्थ्य को जो रोग होते हैं वो रोग किस प्रकार से हमारे लिए घातक हैं और उन रोगों को फैलाने वाले परजीवी कौन कौन से हैं उनकी जानकारी, और वो जो परजीवी हैं वो कहाँ रहते हैं, वो प्राणी कहाँ रहते हैं और उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इसमें जीव विज्ञान में अध्ययन करके इनको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है,
इन सभी का अध्ययन हम स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और पॉइंट लिखा मैंने, अभी दिखाता हूं। अब ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर कि जीव विज्ञान के अध्ययन से जीवों के शरीर की संरचना का ज्ञान होता है, जिससे शल्य क्रिया करके कुछ विशिष्ट रोगों को ठीक किया जा सकता है। यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन से हम जिन जीवों के शरीर की संरचना का अध्ययन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ जीवों की जो क्रियाएं होती है उनमें कुछ विशिष्ट रोगों को हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था लास्ट पॉइंट स्वास्थ्य एवं रोग तथा जीव विज्ञान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला है कृषि और जीव विज्ञान। नंबर 3 क्षेत्र है कृषि और जीव विज्ञान। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं या फिर क्या अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान में हमें कृषि के लिए लाभदायक तथा हानिकारक जंतुओं एवं परजीवियों का ज्ञान प्रदान करता है। जीव विज्ञान जो है वो कुछ लाभदायक और कुछ हानिकारक जंतुओं एवं जो परजीवी होते हैं उनका अध्ययन या ज्ञान हमें प्रदान करता है। इसके अध्ययन से कृषि को हानि पहुंचाने वाले कीट, सूत्रकृमियों, चूहों तथा अन्य नाशक जीवों के निवास, स्वभाव, रचना एवं जीवन चक्र के विषय में विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त मिलती है, जिसके आधार पर समय रहते इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है या नष्ट करके फसलों को क्षति से बचाया जा सकता है। समझिएगा इस पूरे पैराग्राफ को। ये पैराग्राफ जो है ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले हम जो हमारी जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, इसके माध्यम से हम कृषि में जो प्रॉफिटेबल लाभदायक जो कुछ जंतु और कुछ परजीवी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं, उनका सबसे पहले अध्ययन करते हैं। फिर जब हम जीव विज्ञान के बारे में इन लाभदायक और हानिकारक जीवों के बारे में, परजीवियों के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ लेते हैं, तब हमें इसके अध्ययन से ऐसे कुछ जीव होते हैं जो कृषि को हानि पहुंचाते हैं, तो उन कीट, सूत्रकृमियों, चूहों तथा अन्य नाशक जीव जो होते हैं उनका निवास, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी रचना कैसी है एवं उनका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल कैसी है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समय रहते इन्हें नियंत्रित या नष्ट करके हम अपनी फसल को क्षति से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी तरफ हम अपने मित्र जीवों को भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे केंचुए जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, सर्प जो चूहों को खाते हैं और कुछ कीट जो होते हैं वो परागण में सहयोग करते हैं। इसी प्रकार से एक विशिष्ट कीट मानव उपयोगी रेशम, लाख, मोम तथा शहद उत्पन्न करते हैं। देखिए हमने एक तो हानिकारक जीवों के बारे में बात कर ली, जंतुओं और परजीवियों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन वहीं पर दूसरे एक हमें प्रॉफिटेबल लाभदायक या मित्र जीव होते हैं जिनको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे केंचुए की बात करें तो ये हमारी जो मृदा है, भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। लेकिन वहीं पर जो चूहे हमें हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सांप जो होता है वो सांप इन चूहों को खाता है, तो इससे हमें जो चूहों से होने वाला नुकसान होता है उससे बच जाते हैं। फिर कुछ कीट होते हैं जिनके माध्यम से हमारे फसल में परागण अधिक से अधिक मात्रा में होने लगता है। जैसे मैं एक कीट की बात करूं तो मधुमक्खी हो गई, तो मधुमक्खी क्या करती है, परागण में सहायता करती है। इसी प्रकार से कुछ विशिष्ट कीट होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे रेशम कीट हो गया, लाख वाला हो गया, मोम तथा शहद उत्पन्न करने वाले हो गए। शहद कौन उत्पन्न करता है, मधुमक्खी करती है। तो ऐसे कुछ लाभदायक भी है और कुछ हानिकारक भी हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कुछ लाभदायक होता है जो हमारी फसल को अधिक से अधिक या फिर हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, नंबर 4 समझे इसको, उद्योग एवं व्यवसाय तथा जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है कि जीव विज्ञान का अध्ययन विभिन्न उद्योगों में भी सहायक होता है। जीव विज्ञान का अध्ययन हम विभिन्न उद्योगों के माध्यम या फिर जो कृषि में चलने वाले उद्योग हैं उनमें भी कर सकते हैं। जैसे मोती, स्पंज, कोरल, चमड़ा, शहद, रेशम, ऊन, लाख, मछली आदि प्रमुख हैं। इन सभी के जो उद्योग चलते हैं, इनसे निर्मित जो पदार्थ बनते हैं, जो इंडस्ट्रियाँ चलती हैं, उनमें हमें क्या होते हैं, कुछ उद्योग सहायक होते हैं। ठीक है, तो जब ये सभी प्रोडक्ट होंगे तो वो उद्योग चल पाएंगे। अब इन उत्पादों द्वारा विभिन्न प्रकार की कीमती वस्तुओं का निर्माण होता है, तो इन जो वस्तुएं निर्माण होती है वो कहाँ से होती है, उद्योगों में होती है। तो उद्योगों में यदि ये जो वस्तुएं आपको दिख रही है, मोती, स्पंज, कोरल, चमड़ा, शहद, रेशम, ऊन, लाख, मछली, ये नहीं होंगे तो उद्योगों में कीमती वस्तुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा।
अब देखिए, जिनका प्रयोग करके हम दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, आज कई सारे कृषि आधारित उद्योगों द्वारा लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। समझ गए इस बात को कि ये जब उद्योग चल रहे हैं तो इसके माध्यम से एक तो हमें रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता की कुछ जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें यहाँ से प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्यार्थियों, जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान। इसमें क्या होता है कि अनेक लाभदायक और महत्वपूर्ण जीव जिन्हें तीव्र प्राकृतिक परिवर्तन से विनाश का खतरा होता है, और इन जीवों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि ये जो जंतुओं का संरक्षण तथा जीव विज्ञान है, इसमें कुछ लाभदायक कीट होते हैं जो प्रकृति के साथ में धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, विनाश हो रहा है जिनको, और अभी भी उनको विनाश होने का खतरा है, यानी कि उनके नष्ट होने का खतरा है। तो हम जीव विज्ञान के माध्यम से इनका अध्ययन करके उनको संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है कृषि में महत्व। जीव विज्ञान का कृषि में क्या महत्व है? तो जीव विज्ञान में मानव कल्याण हेतु उपयोगी पौधे एवं उनके उत्पादों के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान का कृषि में अपना एक विशेष महत्व है। अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ आपको एज इट इज ऐसे का ऐसा याद रखना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने। इसमें किसी चीज़ का आपको सिर्फ एक एक नंबर पे क्वेश्चन आएंगे, जैसे एग्रोनॉमी किसे कहते हैं, वानिकी किसे कहते हैं, पादप प्रजनन एवं अनुवंशिकी किसे कहते हैं, इनमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जैसा देख रखा है वैसा का वैसा पढ़ लेना बस। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 है शस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। तो फसलोत्पादन एवं मृदा प्रबंधन से संबंधित अध्ययन को शस्य विज्ञान कहते हैं। फसल में उचित शस्य क्रियाओं को समय पर अपनाने से उत्पादन अच्छा मिलता है। यदि हम फसल में शस्य क्रियाएं जो होती हैं, जैसे खरपतवार निकालना हो गया, जुताई हो गई, या फिर वो हैरो चलाना, कल्टीवेटर चलाना, बीज बुआई करना, ठीक है, तो ये सभी क्या है, शस्य क्रियाएं। फसल की बुआई से लेकर कटाई तक जो भी आप क्रियाएं करते हो खेत में जब, तो वो सब क्या है, शस्य क्रियाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सीधा। अब दूसरा है फॉरेस्ट्री या वानिकी। तो वानिकी और फॉरेस्ट्री में क्या होता है, वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण, वनोत्पादों का व्यवस्थित उपयोग आदि का अध्ययन इस उपशाखा में करते हैं। किसमें, वानिकी में। वानिकी में वनों का संरक्षण, वनों का बचाव कैसे किया जाता है, वनों में और वृक्षों का रोपण, वृक्षारोपण कैसे कर सकते हैं, फिर वृक्षारोपण के माध्यम से जो वनों से उत्पाद मिलते हैं उनका व्यवस्थित उपयोग कैसे करें, तो इसका अध्ययन किसमें करते हैं, वानिकी और फॉरेस्ट्री में करते हैं। आजकल कृषि वानिकी की धारणा में प्रचलन में आ रही है। अब धीरे धीरे कृषि वानिकी को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब है पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो वंशागति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है। और इसमें एक पॉइंट और है, ये पॉइंट है पौधों के जीन रूप में ऐसे परिवर्तन करना जो मानव के लिए उपयोगी हो, तो वो भी किसमें आता है, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है। आनुवंशिकी के अंतर्गत आता है, मानव के लिए उपयोगी और अधिक उपयोगी हो पादप प्रजनन है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, नई नई किस्मों का विकास करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है। किसमें, कौन सी शाखा है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, तो पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी। फिर अगला पॉइंट देखिए, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात गेहूं एवं चावल की बोनी किस्मों के आधार पर हुआ, परिणाम स्वरूप देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सका है। ठीक है, फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या है देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या हो रहा है कि फूल, फल व सब्जियों को उगाने और उनके विकास व प्रबंधन करने की कला को उद्यान विज्ञान कहते हैं। यदि हम फूल उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, तो जब से उनको जमीन में बोया या मृदा में उनको बुवाई कर दी, उसके बाद से लेकर उनके डेवलपमेंट, वृद्धि, विकास और उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, वो सभी उद्यान विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है, या फिर उद्यान विज्ञान इसे कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की यह शाखा आजकल बहुत तेजी से विकास कर रही है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है पादप रोग विज्ञान। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो फसली पादपों, फलों व सब्जियों में होने वाले विकारों या रोगों का अध्ययन और उनका कारण और उनकी रोकथाम का ज्ञान पादप रोग विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए अगली जो नंबर 6 है वो है भेषज विज्ञान। इसमें क्या होता है कि औषधीय महत्व के पौधों का अध्ययन करना भेषज विज्ञान कहलाता है। पादपों का सही पहचान कर उनका विभिन्न रोगों के निवारण में प्रयोग करना इस उपशाखा में सम्मिलित है, जैसे इसबगोल और अश्वगंधा। तो इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं? औषधीय महत्व के रूप में करते हैं। और ऐसे कुछ औषधीय महत्व के पौधे भी होते हैं जिनके माध्यम से हम कुछ रोगों का निवारण कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है सजीव व निर्जीव में अंतर। यहाँ से लगभग 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले सजीव लिख दीजिए, निर्जीव लिख दीजिए, कुछ इस प्रकार से टेबल बना दीजिए। फिर इधर आप जीव द्रव्य लिखेंगे। फिर जीव द्रव्य में सजीव में आपको लिखना है कोशिका में जीवित तरल जीव जो होते हैं वो जीव द्रव्य कहलाता है। यहाँ सजीवों में समस्त जैविक क्रियाएं जो होती हैं उनको संपन्न करता है, लेकिन निर्जीवों में यह अनुपस्थित होता है। फिर आता है कोशिकीय संगठन। तो कोशिकीय संगठन में क्या होता है कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीव लगभग कोशिकाओं के ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिकाएं जो होती हैं ये शरीर की संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं जो जीव द्रव्य की संगठित संहतियाँ होती हैं, यानी कि साथी होती हैं। और ये क्या करती है? कोशिकाओं से उत्तक, उत्तकों से अंग तथा कोशिकाओं से उत्तक तथा उत्तकों से अंग तथा अंगों से तंत्र बनाते हैं। लेकिन निर्जीव में कोशिकीय संगठन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। निर्जीव में इस प्रकार का कोई भी कार्य या फिर प्रक्रिया नहीं होती है। अगला देखिए यहाँ पर नंबर 3 है वृद्धि। तो जीव में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या द्रव्यमान व आयतन बढ़ने से होने वाली स्थायी प्रक्रिया वृद्धि कहलाती है। यदि जीव में कोशिकाओं की संख्या बढ़ रही है, द्रव्यमान और उनका आयतन भी बढ़ रहा है किसी जीव का, तो उसके बढ़ने से होने वाली जो स्थायी प्रक्रिया जो है वो वृद्धि कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ भी सजीवों का क्या है? एक लक्षण है। निर्जीव में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, अगला देखिए उपापचय। उपापचय में क्या होता है कि सजीवों में उपापचय एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है। उपापचय के 2 पहलू होते हैं, उपचय तथा अपचय। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो उपचय तथा अपचय जो होता है, जिसमें उपचय में क्या होता है कि जीव द्रव्य के जटिल संघटक जो होते हैं उनका संश्लेषण अपेक्षाकृत सरल पदार्थों में होता है। और अपचय में क्या होता है कि जीव द्रव्य में जटिल पदार्थों का जो संघटक होते हैं वो, आगे बात करते हैं इसके बारे में, इनमें इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। ये आपको निर्जीव में लिखना है। ठीक है, सजीव में अभी बाकी हैं। ये अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तो जो हमने पढ़ा कि विखंडन सरल इकाइयों में होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और यही ऊर्जा सजीवों की विभिन्न जैव क्रियाओं को बनाए रखती है। उपापचय से पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन क्रियाओं का घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि उपापचय सजीवों के जीव द्रव्य में महत्वपूर्ण होने वाली एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देखते हैं। और इस क्रिया को जीवन की कुंजी कहा जाता है। किसको? उपापचय को। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनन में क्या होता है कि जनन सजीव के शरीर में पाए जाने वाली एक अद्भुत क्षमता है जिसके द्वारा जीव स्वयं की जाति को बचाते रहते हैं। लेकिन निर्जीव में इस प्रकार की कोई संतानोत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब जनन में क्या होता है कि सजीव में क्या होता है कि जनन के माध्यम से संतानोत्पत्ति होती है और एक शरीर में दूसरे शरीर में कुछ न कुछ नई क्रिया होती रहती है और वो क्या करता है? स्वयं की जाति को क्या करता है? बचाए रखता है। ठीक है, फिर आता है जीवन चक्र। तो सभी जीवधारी एक निश्चित जीवन चक्र पूर्ण करते हैं, अर्थात वे पैदा होते हैं, वृद्धि करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं और अंत में क्या करते हैं? मर जाते हैं। लेकिन निर्जीव में इस प्रकार का कोई चक्र नहीं होता है। फिर आता है उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता में क्या होता है कि यहाँ पर यदि देखें तो सजीव अपने वातावरण की हर घटना से प्रभावित होकर उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि कुछ न कुछ लक्षण दर्शाते हैं। तो इन बाह्य उद्दीपनों के अतिरिक्त शरीर के भीतरी उद्दीपन भी, एक मिनट, तो सजीव अपने वातावरण की हर घटना से प्रभावित होकर कुछ न कुछ लक्षण दर्शाते हैं। इन बाह्य उद्दीपनों के अतिरिक्त शरीर के भीतरी उद्दीपन भी अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे भूख लगना या फिर मुंह में खाना खाने के बाद में क्या आना? लार का आना। तो ये सभी क्या? उत्तेजनशीलता है और ये सजीवों में ही होती है। निर्जीव किसी भी वातावरण में हो वे उद्दीपनों के प्रति स्वयं कोई क्रिया नहीं करते हैं। बस ये था सजीव और निर्जीव में अंतर। क्या डिफरेंस है सजीव और निर्जीव में? बस इतना सा ही डिफरेंस है। तो हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।
और पढ़ते रहिए और बढ़िया मस्त रहिए। थैंक